अब हमने यह सीखा कि दो पुष्ट के बीच अनियमितताओं में अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट कि यदि पुष्ट को बलपूर्वक दबाया जाए तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप अपने आप चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अपने पिछली बार आपने किसी भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है? विराम अवस्था में किसी बक्से को गतिशील करना अथवा किसी गतिशील बक्से को उसी स्थिति में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करना की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है और विपरीत किसी वस्तु उसकी चाल में गति करती है, आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बक्सा सरकना आरंभ हो जाता है तो उसके पुष्ट के संपर्क में बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसीलिए किसी बक्से में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बक्से की गति बनाए रखना सरल होता है। देखिए, हानिकारक परंतु अनिवार्य है। अब अपने कुछ अनुभव को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसी पकड़े रखना आसान होता है। कांच के गिलास को मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पुष्ट चिकना हो अथवा उस पर पकाने के तेल के परत चढ़ी हो तो उसे हाथ में पकड़ना आसान नहीं होगा, अधिक कठिन हो जाएगा। जरा सोचिए, यदि घर्षण न हो तो क्या आपके लिए ग्लास को पकड़ना रखना संभव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या घर्षण न हो तो इस स्थिति में की कल्पना आप कर सकते हैं? जी नहीं, हम नहीं कर सकते। यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पुष्ट रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट के चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ हो सकती है, न ही उन्हें रोका जा सकता है और न ही दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर देता है तो वो कभी नहीं रुकेगी। यदि वहाँ घर्षण न हो तो आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते हैं अथवा धागे से गांठ नहीं बांध पाते हैं। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो पाता है। इसीलिए हर जगह घर्षण बल होना आवश्यक है। हमने इतनी सारी बातें जानी। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है, चाहे तो जैसे पेंच, बॉल बेरिंग अथवा जूते सोल ही क्यों न हो। चित्र 12.8 में आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेली को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ लिए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पुष्ट से रगड़ते हैं तो वहां से आग निकलने लगती है, जो चित्र 12.10 में आपको बताया गया है। आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा देखिए ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
चलिए आगे देखते हैं 12.4 घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। पिछले अनुभव में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों के फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। और कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे कि सड़क से उनकी अच्छी पकड़ बनी रहती है। स्वचालित वाहन तथा साइकिल ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पेडलों का उपयोग करने से हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब कोई साइकिल चलती है तो उसके ब्रेक पेडल पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक लेता है और पहिए की गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा, कबड्डी खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपनी प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरह पकड़ सके, जिससे व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि कि वह वृद्धि कर अच्छी तरह बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय हो सकता है, हम उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? जो 12.12 आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों पर में तेल क्यों छिड़क की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर में मिस्त्री इन मशीनों की गतिशील भागों के बीच में ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि एवं घर्षण को कम कर देते हैं। जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट की स्थिति किसी मशीन में जैसे कि गतिशील पुर्जों या भागों के बीच लगता है, वहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। देखिए आगे, एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतः बंधन अतः पाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है और गति सहज बन जाती है। घर्षण कम होने से स्नेहक कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग नहीं की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गति का उपयोग किया जाता है ना। तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि दरवाजे के जो खूंटे होते हैं उसके अंदर तेल डाला जाता है जो अच्छे से चल सके। उसके बाद हमने देखा कि जो कबड्डी खेलते हैं वो खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने हाथ पे मिट्टी रगड़ते हैं जिससे कि वो सामने वाली टीम को हराकर जीत सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये जितनी भी चीज़ें आती है वो किस में आती है? घर्षण बल में आती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं 12 पॉइंट घर्षण कम कर देते हैं। आपने देखा होगा कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामान को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? चलिए पता लगाइए। देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति प्रतिरोधक लॉटनिक घर्षण कह सकते हैं। लुढ़कती हुई गति को हम क्या कहते हैं? लॉटनिक घर्षण कहते हैं। लॉटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु दूसरी वस्तु के सरकने की तुलना में लॉटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार की मानव जाति की महत्तम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लॉटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लॉटनिक प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिल में धुरी तथा हब के बीच बॉल बियरिंग का उपयोग करके सामान्य उदाहरण है। ठीक है, देखिए इस तरीके से लगाया जाता है बॉल बियरिंग। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं तरल घर्षण। 12.6 तरल घर्षण। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है।
फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तु पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति घर्षण बल है। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल को तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है और वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अब आपने देखा कि किसी भी तरल पर लगने वाला जो घर्षण बल होता है तो उसकी सापेक्षता पर, उसकी गति पर निर्भर करता है। स्पष्ट यह है कि जब किसी वस्तु किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगने घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं। वस्तु को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होता है? वास्तव में उन्हें संकेत प्रकृति से मिलता है। पक्षी तथा मछलियों तरल में गति करते उनके शरीर पर किसी प्रकार हुआ होगा। तरल गति करते हुए समय घर्षण पर पार पाने की उनकी ऊर्जा क्षय यथासंभव कम हो जाती। आपने यह आकृति के विषय में कक्षा 7 में तथा कक्षा 6 में वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखा था। क्या आप ये आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति कोई समानता पाते हैं? सभी वाहनों की डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। तो हमने देखा था जैसे कि मछली का हुआ कक्षा 6 कक्षा 7 में आप लोगों ने देखा था मछली के बारे में कि उसकी आकृति किस तरीके की होती है। चलिए अब देखिए आपका ये जो पाठ है ना यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हमने घर्षण बल, तरल बल, स्थैतिक बल, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारी ले ली, लोटनिक बल, सर्पिस्थितिक, है ना। चलिए ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है, तो आपको इसका अभ्यास पूर्ण करना है। धन्यवाद।